नमस्कार, स्वागत है आपका युवा प्रबोधन की एक और बहुत ही तूफ़ानी सीरीज़ में, जहाँ पे हम दिल खोलकर बातें करेंगे आपके युवा नेताओं के साथ। तो आज हमारे साथ हैं पीयूसीएससी के फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री अनुराग दलाल। अनुराग, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ पे, जहाँ पे हम युवा नेताओं से हमारी ऑडियंस को जो है वो रूबरू करवाते हैं और उनकी जो पर्सनल साइड है, उनकी पर्सनैलिटी है, वो हम उन तक ले जाते हैं। सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे अनुराग, आप जो है कहाँ से हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कौन कौन है आपकी फैमिली में, आपकी एजुकेशन के बारे में। देखिए, मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं, फादर हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मेरी भाभी है और एक छोटा सा मेरा भतीजा है। तो हम मेरा जो गांव है लाखन माजरा गांव है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। और मतलब मेरा फैमिली में मतलब ऑलमोस्ट मेरे मदर फादर मतलब टीचर हैं अच्छा। और भाई भाभी डॉक्टर हैं दोनों। ओके। तो आपका जो ये इंटरेस्टिंग जर्नी रही, एक टीचर जो फैमिली बहुत ही मॉडेस्ट सब बैकग्राउंड है, जी, आपको पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन है वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, मतलब फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि भाई मैं पॉलिटिक्स में जाऊं या फिर वो, लेकिन मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आगे बढ़ा, तो फिर फैमिली ने भी सपोर्ट किया देखते हुए। तो जैसे पहले डीयू में हम मतलब पूरा एक्टिव थे, उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर मैं यहाँ पे आके दोबारा से एक्टिव हुए कि पार्टिसिपेट किया कि हाँ हमें मतलब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, फिर उसके हिसाब से किया गया है। तो ड्यू ऑफ कोर्स आपका बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है, वो लास्ट तक जो है उसको उठाया गया कि आप वहाँ पे बने थे या नहीं बने थे। तो ये जो पॉइंट है वो वैसे आपने क्लैरिफाई किया है, पर ये मुद्दा उठता क्यों है? क्योंकि फैक्ट्स में लोग कहते हैं कि है नहीं, या ये बहुत कंट्रोवर्सी जो है वो रही है। देखिए, जब आप उसमें जाएंगे, जब आप कहीं पर भी, जैसे जब लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, हम्म। जब लोग अलग होते हैं, इलेक्शन जब जीत जाते हैं आप और जब आप बन जाते हैं, उनको लग रहा है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो फिर हम्म। लोग अलग हो जाते हैं। देखिए, जो डीयू की कंट्रोवर्सी है, वो देखिए उस टाइम पे 2016-17 में ना तो इतना सोशल मीडिया था, उस टाइम पे स्टार्टिंग जियो में भी आना आना हुआ था। तो लेकिन मेरा उससे ठीक है, लोग बोलते हैं पीछे, पीठ पीछे बोलते रहे, कोई चक्कर नहीं है उसमें, कोई दिक्कत आती नहीं। मैं मानता भी नहीं उस चीज़ को कि हाँ पेजों पे क्या बोला जा रहा है। आई थिंक सो कि जितना पेजों पे, जितना मतलब सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ बोला गया, तो मतलब मैं नहीं मानता कि किसी के खिलाफ बोला गया होगा। तो वो बोलते रहे, उनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जो स्टूडेंट जिसने मेरे को वोट दिया था ना नहीं दिया था, मैंने उस स्टूडेंट का काम किया है, ये मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि हम्म। कोई भी बच्चा मेरे पास काम लेके आया, मैंने उससे, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, तो मैंने उसके हर एक स्टूडेंट के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी के 16,000 छात्रों के साथ उस टाइम पे मैं खड़ा हुआ था और आज आगे भी खड़ा हूँ। तो ये तो चलो आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो किस तरह से आपको इंटरेस्ट आया, ये हम लोग डिटेल में जाना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। आप जैसे आपने +2 लिया, फिर आपका ग्रेजुएशन हुआ, अब आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो ये किस तरह से आपने चूज़ की अपने लिए स्ट्रीम? देखिए, जैसे मैंने कोई पहले से इतनी बड़ी नहीं सोच रखी थी कि भाई मैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। मैं समय के अनुसार और मेरी जो किस्मत में जो हुआ, वो मैं अपना समय के साथ साथ चलता रहा। जी। मेरी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री चली, फिर मैंने एमएससी केमिस्ट्री की, फिर मैंने बीएड की, फिर मैंने नेट क्वालिफाई करके फिर मैं पीयू में आया। तो आपके जैसे फैमिली में पेरेंट्स आपके टीचर्स हैं, भाई आपके डॉक्टर हैं, भाई भाभी, तो आपको कभी कहा नहीं गया कि एकेडमिक्स में रहो और ये सब चीज़ें जो है वो आवारा लड़कों की होती है? ये नहीं नहीं, स्टेटमेंट हमेशा दिया जाता है। नहीं फैमिली को ये लगती है ये चीज़ें। लेकिन हाँ, जहाँ फैमिली मतलब की ज़रूरत थी मेरे को, जहाँ फैमिली की, वहाँ पे मेरे को फैमिली ने सपोर्ट किया। जी। और मतलब ऐसी बात नहीं कि बोलते भी थे कि हाँ नहीं ये थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि वो डरते हैं। हम्म। आज के समय में अगर कोई भी बच्चा या मतलब यूथ में पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो फैमिली को एक पीछे डर रहता है कि हाँ कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई दुश्मनी ना बन जाए, तो वो हर एक फैमिली का रहता है। आपको भी डर लगता है कि फैमिली को कुछ ना कहा जाए जब आप, क्योंकि आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट सी लाइन अपने लिए चूज की है। देखिए, जब इस लाइन में आते हैं तो एक, या फिर कोई भी है, सबसे बड़ी कमजोरी फैमिली होती है। तो उस फैमिली के ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो फिर तो मतलब सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन फैमिली फर्स्ट है। जी। तो अब अनुराग, हमें
पॉलिटिशियन ही दिखेंगे या कोई और भी करियर स्ट्रीम आपने लिए अपने लिए नहीं, सोची हुई? देखिए वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आगे की सोच के इतना ज़्यादा नहीं चलता हूँ, लेकिन समय के अनुसार और जो समय की डिमांड होगी और जो किस्मत मेरे को जिस रास्ते पे लेके जाएगी मैं उसकी तरफ जाऊँगा। अच्छा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके आप पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर छोड़ भी सकते हैं कि आपको कोई और स्ट्रीम पसंद आ नहीं सकती मतलब ये है कि इन फ्यूचर मैं वही कह रहा हूँ कि आज के समय में कोई जो 5 बार एमपी रहे, 5 बार एमएलए रहा कोई, आज तक उसका भरोसा नहीं है कि उसको आगे टिकट इलेक्शन में मिलेगी या है। नहीं जी, मिलेगी, जी। तो उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे। लेकिन हाँ, मैं पॉलिटिकली वैसे एक्टिव ज़रूर रहूँगा। हम्म। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, आपका जो टेन्योर है, जब ये शुरू हुआ था, आपको एक रेबल की तरह जो है वो पोर्ट्रे किया गया और आपका जो है मैंने देखा बहुत लार्जली सपोर्ट भी बहुत मिला आपको, बहुत लोगों ने आप पे फेथ भी दिखाया। पर आते आते जैसे आपका टेन्योर ख़त्म हुआ तो जितनी आलोचना आपने सही, वो आपको क्या लगता है कि वो किन कारणों से रही होगी? देखिए, जो मैं उस चीज़ को मतलब इतना वो नहीं लेता क्योंकि देखिए, अगर कोई आदमी आपके सामने आके बोलता है या बातचीत करता है तो उसको मैं अपने बारे में बताऊँगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे ये बात थी और ऐसे-ऐसे उसको रखी गई। एक्चुअली जो मैंने बात बोली गई सोशल मीडिया ने उसको कुछ और दिखाया गया। तो ये आज के समय में सोशल मीडिया पे रियलिटी कुछ होती है और उसको दिखाया कुछ और जाता है। पोर्ट्रे कुछ। जी। तो मैं वही कहता हूँ कि भई ठीक है, पेजों पे कोई आलोचना करता है, करता रहे, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस मेरे को पता है कि मैं साफ हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पूरे टेन्योर में अच्छे से काम किया, पूरे टेन्योर में पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी फैमिली को छोड़ कर के मैं यहाँ रहा। भई मैं मेरे को अदरवाइज़ घर पे भी कुछ काम होता तो नहीं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पहले हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चों ने मेरे को जिताया था। जी। पर आपको जो इंडिपेंडेंट वाला टाइटल था, एनएसयूआई आपने पहले छोड़ा, विद्रोह किया, फिर टुवर्ड्स द एंड इमीडिएटली बिफोर द इलेक्शंस आप वापस एनएसयूआई में जुड़ गए और आयरॉनिक ये रहा कि जैसे ही इलेक्शन के टाइम के दौरान आपको फिर से सस्पेंड कर दिया गया। तो वो जो एफिलिएशन थी वो तो कहीं काम की एक तरह से रही भी नहीं, तो इतनी जल्दबाजी क्यों आपकी कि वापस आप पार्टी में जाएं? देखिए, जैसे कि अगर मतलब जैसे अगर आपने पूछा कि आप पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं एक इस यूनिवर्सिटी का एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट था और मेरे को लगा कि इन फ्यूचर भाई टेन्योर के बाद मेरे को नहीं लगता कि हाँ मतलब इंडिपेंडेंट के रहते हुए कोई आपको आगे टैकल करेगा ओके। कि इसलिए कोई ना कोई पार्टी के साथ आपका होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं दूसरी तरफ जा नहीं सकता था तो मैं एक एनएसयूआई से ही जुड़ा था और जो हमारे नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उनसे मेरे मतलब बहुत फैमिली जैसे ताल्लुकात हैं, तो उनसे हम जुड़े हुए थे, तो एनएसयूआई हमने ज्वाइन कर लिया। जी। अब आप देखिए दिल्ली की पॉलिटिक्स आपने देखी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आपने पंजाब की भी पॉलिटिक्स लार्जली विटनेस कर लिया। पर बिल्कुल। आपका जो होम स्टेट है वो है हरियाणा। जी। तो आपने कुछ डिफरेंसेस देखे कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बीच में? आप ऑलरेडी थोड़ा तो स्टडी कर ही चुके होंगे। तो आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि क्या डिफरेंस रहता है इन राज्यों में? देखिए एक्चुअली अगर आप देख रहे होंगे कि आज के समय में जो यूथ लीडर है या मतलब जो बहुत कम निकल रहे हैं, उसका एक रीज़न है कि हरियाणा, पंजाब में चुनाव ना होना तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए डीयू की जो राजनीति है वहाँ की भी लॉबी अलग है, वहाँ के ग्रुप्स हैं, यहाँ पीयू में भी ऐसे ही ग्रुप्स हैं। हाँ, लेकिन ये है कि डीयू में अलग-अलग कॉलेजों में वोटिंग होती है, पीयू में आप एक चारदीवारी में अलग-अलग डिपार्टमेंट में आपको एक कंपेयरिंग करने में आसानी रहती है। जी। तो देखिए पीयू और डीयू और हरियाणा में, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसमें मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन हो ताकि जो नेता बनना चाहते हैं, जिनका एक मतलब का एक आइडियोलॉजी है उनकी, वो बाहर आए। जी। वो अपने मतलब बात जो वहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके रखें। देखिए, हमारे हरियाणा और पंजाब पे एक ऐसा यूथ है जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव रहता है पॉलिटिकली। बिल्कुल। जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी में चाहे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, बिहार जहाँ के भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, वो मोस्टली एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते तो अगर वो इलेक्शंस हरियाणा और पंजाब में यूनिवर्सिटियों में ऑल ओवर इंडिया में ही स्टार्ट हो जाएँ, जैसे राजस्थान में होते थे, राजस्थान में भी बंद हो गए, हैं। अगर स्टार्ट हो जाएँ तो वो बहुत निखर के आएँगे। जी। एक आउटसाइडर्स का मुद्दा आपने हमेशा उठाया अनुराग, जो जब आपने किया कि बहुत सारे आउटसाइडर्स जो है पॉलिटिक्स करते हैं, बट ये एक मतलब जग जाहिर है कि आपके जब कोई भी इवेंट्स हुए उसमें आउटसाइडर्स सबसे पहले थे, वो सो कॉल्ड जो बड़े नेता जो युवाओं को मेरा नजरिया कि आगे नहीं आने देते हैं।
मेरे ख्याल में जब आपका जो फेस्ट भी कैंसिल हुआ तो एक नेता स्टेज पे चढ़ के कह रहे थे मेरा नाम ये है और मैं कह रहा हूँ ये इवेंट नहीं होगा, जबकि प्रेसिडेंट तो आप हैं, आपका इवेंट था। तो ये आउटसाइडर पॉलिटिक्स, क्या हमारे युवा नेता कभी भी डील नहीं कर पाते? क्या उनमें इतना दम नहीं है कि प्रेसिडेंट होते हुए वो अपने आप स्टेटमेंट दें और उसमें फेथ रखें लोग? देखिए मतलब इसमें मैं ये कहूँगा कि जो उनकी राजनीति है वो चलती रहे, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मतलब जो साथ थे साथ हैं, आगे नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें हमारे मेरे को एक सबसे बड़ी ये है कि हाँ उन मतलब ज़्यादा मतलब वो इन्वॉल्व करते हैं, अच्छा। जिससे भाई मेरे मतलब जिसको बनाते हैं उसी को बिगाड़ते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो आलोचना भी वही करते हैं जो बना रहे हैं, आलोचना भी वो सबसे ज़्यादा करते हैं। जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये कि जो बनाते हैं वही बिगाड़ते हैं। तो बिल्कुल। प्रेशर फील किया आपने थ्रूआउट द टर्म कि आपको? नहीं मतलब मैं प्रेशर नहीं झेल सकता, मैं जो कह देता हूँ मैं मुंह पे कह देता हूँ, मेरे को मैं ना किसी के प्रेशर में रहता हूँ ना मैं झेलता हूँ। जो मेरे को लगा कि मैं कह देता हूँ उसमें मेरे को हाँ मेरी एक आदत है कि मैं किसी को एहसान फरामोश नहीं दिखाता कि भाई हाँ किसी ने मेरे ऊपर एहसान जी। किया। जी। लेकिन एक पावर होती है एक अंदर में कि कितना हम प्रेशर सहन कर सकते हैं। तो जब वो उसकी हद हो जाती है तो फिर मैं नहीं सहन जी। करता उस चीज़ को। तो एक तरह से एक पपेट की तरह ही ज़्यादातर लीडर्स चाहते हैं कि हम एक कैंडिडेट खड़ा करें जिससे हमारा आगे का चलता रहे। ये चीज़ आपने देखी, आपसे पहले जो टर्म थी जतिंदर सिंह की, वो भी एनएसयूआई से ही जीते थे। आप उनकी जो जश्न था, जीत का जश्न, उसमें शामिल भी हुए थे। आपने देखा कि जब वो बने तो उनको भी एक हीरो की तरह ही पोर्ट्रे किया गया, पर टुवर्ड्स दी एंड आते आते वो जो चार्जेस वगैरह लगने लगे, आप पे भी लगा इनफैक्ट वो, ये एक पैटर्न क्यों चल रहा है? और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है पैटर्न कि हमने लेटा खड़ा कर दिया पर उसको गिराएंगे भी हम ही। देखिए उसमें तो मतलब ये है कि ठीक है भाई किसी के साथ किसी की विचारधारा है, किसी के साथ किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती है। लेकिन आप ये देखिए कि लास्ट अगर हम 15 साल की बात करें, अगर 2010-11 से लेकर के अगर 2025 तक की बात करें तो कितने प्रेसिडेंट बने, कितने काउंसिल में आए और उसमें से कितने बाहर निकले। जी। आप ये देखिए बहुत कम एवरेज है। अगर मैं कहूँ तो 15 साल में से 3 से 4 भी मतलब बहुत कम है ये नंबरिंग कि जो बाहर यहाँ से निकले और जो बाहर कहीं एमपी एमएलए या पॉलिटिकली एक्टिव रहे हों। बिल्कुल। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि आज के समय में अगर उनका देखें हम टेन्योर देखें या उनके बारे में जब सुनते हैं तो वो उनका नाम भी नहीं है। बिल्कुल। जो फेस्ट हुआ अनुराग, वहाँ पे आपने बहुत मेहनत भी की, आप एक बहुत ही उम्दा सिंगर को भी लेके आना चाहते थे, पर एन मौके पर मिसमैनेजमेंट का नाम दे करके उस फेस्ट को कैंसिल किया गया। बहुत अच्छी भीड़ थी, वो सब लोग बहुत निराश होके गए, जिसके कारण आपको फिर से बहुत ही क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। तो क्या अनुराग एक्टिवली वहाँ पे, प्रेसिडेंट से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है, तो वहाँ पे अनुराग क्यों नहीं देखने को मिले हम? और लोग ही क्यों मैनेज मैं बता देता हूँ आपको कि उस दिन क्या हुआ था कि मेरी पूरी टीम ने जो झंकार फेस्ट में लगी हुई थी उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी और विमर्श झंकार दोनों हमने इकट्ठे करवाए थे, तो बहुत मेहनत लगी हुई थी उस टीम की और इस सिंगर को बुलाने भी हमारी बहुत मेहनत लगी हुई थी और पूरी टीम का ही बहुत साथ था। लेकिन वो बाई चांस ऐसा हुआ कि भीड़ ज़्यादा हो गई, क्या हुआ मिसमैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ मेरे को नहीं पता उस चीज़ में क्योंकि मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था। मैं जैसे ही मतलब 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रेडी होने गया तो इसलिए मेरे पास खुद फ़ोन आ रहे होते हैं कि आपका फेस्ट कैंसिल हो गया। मैं नहीं, किसने बोला कि फेस्ट तो कैंसिल नहीं हुआ। तो मैंने उनको बताया कि मतलब मेरे को खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो DSW उस टाइम पे वहाँ पहुँचे तो उनको भी नहीं पता कि भाई फेस्ट कैंसिल हो गया। तो मैंने देखा तो बाद में पता लगा कि वीडियोस देखी किसने बोला कि फेस्ट कैंसिल हुआ है। तो मैंने वो वीडियोस में बार बार देखा कि फिर जो वहाँ अपने आप को जो नेता कहते हैं वो स्टेज पर चढ़ के कह रहे हैं कि हाँ, हम कह रहे हैं फेस्ट नहीं होगा। तो इस बात में वो कौन होते थे भाई? अगर एक बार डिस्कस तो करना चाहिए कि हाँ भाई फेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, एक बार डिस्कशन होना चाहिए था। मेरा जो मानना है कि डिस्कशन होना चाहिए कि बैठ के हाँ भाई अगर कोई मिसमैनेजमेंट है या कोई दिक्कत है या कोई, हम उसको सोल्व कर सकते थे। उस टाइम पे मैंने डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट थे उस टाइम पे DSP थे उनसे बात की तो वो बोले थे कि स्टेज को आप हैंडल कर लो, हम बाकी भीड़ को हैंडल कर लेंगे। वो मैनेज हो सकती थी लेकिन किसी का फायदा या नुकसान था उसमें, तो वो अपने नेता को खुश करने के लिए था उनका, तो वो उन्होंने अपने आप ही किया, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन जो क्रिटिसिज्म जो आलोचनाएं जितनी हुई वो सहनी मेरे को पड़ी, जितने चार्ज लगे वो सहने मेरे को पड़े। लेकिन वही कहता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी के बच्चों के सामने दिखाया कुछ और जाता है
लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। फाइनेंशियल करप्शन के भी चार्जेस जो है वो इससे रिलेटेड आए, तो ये एक प्रेशर बहुत है। देखिए, फाइनेंशियल करप्शन का जब कोई बात कह दे ना, तो एक तरह से इंसान का ज़मीर हिल जाता है। वो एक ऐसा टाइम है जब आपको लगता है कि अब सब कुछ हाथ से गया, और आप एक बहुत ही हम्बल सी फैमिली से आते हैं, तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए आपने कैसे एफर्ट्स लगाए? देखिए, मतलब मेरी माँ बाप ने ना तो कभी ऐसा सिखाया कि किसी का कुछ खाना है या किसी से, हाँ हमेशा ये है कि अपने आप से दे देना होता है कि हाँ। लेकिन ये तो फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस लगे उस टाइम पे मैंने भी ओपनली बोल दिया था कि जिसको आरटीआई लगानी है, कुछ भी करना है, तो मैं एक एक बिल देने को तैयार हूँ। मैं एक एक जगह देने को तैयार हूँ कि हाँ आपने, मैंने कहाँ कोई 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया। उसमें डीएसडब्ल्यू सर को भी पता था कि भाई मैंने कहाँ पैसा यूज़ किया है, कहाँ नहीं किया जी है उनका, उनके अकाउंट से एक भी मैंने मतलब एक्स्ट्रा रुपया नहीं लिया। जी अपनी जेब से मैंने ज़रूर लगाए हैं कि हाँ मतलब उस फेस्ट में अगर कोई कमी दिख रही है तो मैं अपने खुद जेब से मैंने पैसे भरे हैं। तो उस टाइम पे फिर लेकिन मतलब आपको मैं वही कह रहा हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी के बच्चों को कुछ और दिखाया जाता है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में रीलों में ऐसे दिखाया जाता है कि इसके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन लग गया। लेकिन मेरे को जब शांति नहीं हुई, तो मैंने लास्ट में जब वो सारा क्लियर हुआ, तो लास्ट में मैंने एक फिर से डीएसडब्ल्यू से जानकारी मांगी ऑफिस से कि मेरे ऊपर क्या क्या चार्ज लगे हैं, उनका क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि मेरे ऊपर मैंने पैसे खाए हैं, जी तो उसका क्लैरिटी चाहिए मेरे को। तो मैंने डीएसडब्ल्यू ऑफिस को लेटर लिखा, फिर डीएसडब्ल्यू ऑफिस ने मेरे को लेटर जी जारी किया कि सब क्लियर हाँ है। जी एनओसी मेरे को दिया। जी तो उसमें मैं क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरे अंदर में ये था कि मलाल था कि हाँ कोई बच्चा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि हाँ मेरे को बाहर से जो बाहर के हैं उनको मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का बच्चा है जिन्होंने मेरे को जिताया था कि ताकि उनके साथ गलत ना हो। जी। अब एक जो आपका टर्म रहा उसमें कंट्रोवर्सीज आती ही रही। मुझे नहीं लगता कि कोई भी महीना ऐसा निकला होगा जब आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं थे। उनमें से एक थी, आपने जो नाम दिया था पंजाब एंड हरियाणा यूनिवर्सिटी हो जानी चाहिए, और उसके कुछ टाइम बाद मे बी सोशल मीडिया प्रेशर पे आपको वो स्टेटमेंट जो है वो वापस भी लेनी पड़ी। अब आप करेंटली देख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सिनेरियो है उसमें वापस पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की, चंडीगढ़, इस तरह के स्लोगन्स जो है वो लग रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए भी लग रहे हैं, पर उसके साथ एक अलग पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो आप हरियाणा, आपका बैकग्राउंड है और हरियाणा के बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, तो इस जो विचारधारा पे जो पॉलिटिकल उसका एंगल बन रहा है सेनेट पे, आपका क्या विचार है? और ये पॉलिटिकल एंगल जो लिया जा रहा है पंजाब हरियाणा ये वाला, इस पे आपका क्या विचार है? ये देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो आज के समय में जो चल रहा है यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है, वो सीनेट को सिंडिकेट को लेकर के चल रहा है। जी ना कि कोई इसमें पंजाब हरियाणा हिमाचल कोई इसमें ऐसे कुछ चल रहा है। तो इस मतलब में सबसे पहले ये क्लियर है कि ये सीनेट की मुद्दे की बात है, और सबसे पहले हम उसी पे बात कर रहे हैं कि सीनेट जी सिंडिकेट के इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। जी और उस चीज़ को ये क्या दर्शाया जा रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आते हैं, आउटसाइडर्स भी आते हैं, वो क्या बयान देते हैं क्या नहीं देते हैं, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो रियलिटी में है कि वो सीनेट सिंडिकेट का मुद्दा चल रहा है। जी कुछ जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, वो उस चीज़ को घुमाना चाह रहे हैं, वो उस चीज़ को मतलब एक जो धरना हमारा एक सक्सेसफुल चल रहा है उसको तोड़ना चाहते हैं। जी जी, उसके बीच में आके कि भाई हाँ ये आप पंजाब हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो भड़काना चाह रहे हैं उस चीज़ को, जी मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। जो सीनेट सिंडिकेट का मुद्दा है उसको एक पंजाब हरियाणा के बीच में बदलना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पंजाब और हरियाणा ने जब तक लड़ाई लड़ी है, और जो साथ लड़ाई लड़ी है, वो हमेशा जीतती है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कृषि कानून, जो काले कानून आए थे। जी जी उसमें जब पंजाब जो हरियाणा का बड़ा भाई है, और हरियाणा जब ऐसे छोटा भाई की तरह उसको मदद की, जी और पंजाब ने भी आज तक ऐसा नहीं है कि पंजाब ने हरियाणा की मदद नहीं की। जब भी हरियाणा के ऊपर कोई बात आई है तो पंजाब ने पूरी मदद की, और पंजाब के ऊपर कोई बात आई है तो हरियाणा ने मदद की है। तो वो वही आज सेम यहाँ पर है कि मैंने कभी भी, मतलब मैं खुद पंजाब से बहुत लगाव है मेरा। तो और जो यहाँ के बच्चे, जिस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अलग अलग स्टेटों के हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी तो हमारी भी है। देखिए 16,000 से ज़्यादा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो इस यूनिवर्सिटी उन सब की भी है। देखिए कि किसी स्टेट की नहीं, ये किसी एक, पर ये फैक्ट तो है, आपने वीडियोस देखी होंगी कि स्टेटमेंट्स इस तरह की दी गई है जी जी जहाँ पे बहुत बार कहा गया, और एक प्रोमिनेंट नेता की मैंने भी देखा है दैट पंजाब यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू पंजाब। तो टेक्निकली आप क्या कहना चाहते हैं? पंजाब
और देखा जाए तो सिर्फ नाम ही बदला गया है, हरियाणा और पंजाब तो सेम ही टेरिटरी रह बिल्कुल गए। बिल्कुल। तो आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए जो मुद्दे से भटकाती हैं नहीं नहीं, और लोगों के मन में रोष आएगा? हरियाणा के स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर जो है, आपने देखा भी होगा कि इस बात का बहुत बुरा लगा और वो लोग बिल्कुल गए भी इस बिल्कुल। बात के लिए। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू इट्स स्टूडेंट्स, कि जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे बिलोंग करती है पंजाब यूनिवर्सिटी, जी। ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती है। हम्म। ना कि मतलब देखिए, अगर पंजाब हम हरियाणा की बात करें तो मोस्टली चीज़ें तो हमारे यहाँ की सेम है। अगर वहाँ के हम कल्चर को बात करें या जी। फिर और भी मतलब जितने भी हमारे हैं, तो पंजाब और हरियाणा तो पहले तो एक ही था। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा आज भी दिलों में एक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। और ये जो बाहर के जो आते हैं उस चीज़ को तोड़ने के लिए और जी। आपस में भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, जो यहाँ पर अपने आप को बड़े बड़े नेता कहते हैं, वो उस चीज़ को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये पंजाब हरियाणा सब एक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मतलब स्टूडेंट हैं उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने चलो वो किसी बाई चांस काउंसिल में जीत के आ गए ऊपर, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है इस बात की। वो बस और सिर्फ यहाँ की अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। जी। एक और बात जो है, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को आप क्योंकि बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं, आपको क्या लगता है कि विमेन की पार्टिसिपेशन इन पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में बहुत लिमिटेड रही? हमारे पास जो है वो पोजीशंस पे तो रेयरली एक दो ही लड़की पहुंची। जी जी। तो आप काफ़ी टाइम से देखते हैं और आपके साथ भी एसोसिएटेड रही होंगी। आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ उनको इश्यूज आते हैं पॉलिटिक्स में, या रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, या वुमेन लीडर्स लायक ही नहीं है आपकी नज़र में कि वो आगे आ ही नहीं पाती? देखिए, जब डीयू में इलेक्शन था तो वहाँ पे जैसे डीयू में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे एक सीट रिजर्व है जी। लड़की के लिए, कि भाई वहाँ पे एक सीट पे लड़की ही लड़ेगी। ओके। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लास्ट ईयर हुआ था कि भाई एक रिजर्व कर रहे थे सीट, वो शायद नेक्स्ट ईयर में हो जाए। देखिए, लड़कियों को भी बाहर आना चाहिए। लड़कियों की मतलब एक वुमेन पावर बहुत ज़रूरी होती है। कि कोई बात ऐसी होती है कि लड़की लड़की को ही बता सकती है। जी। जी। कोई वो जो उससे शिकायत है तो वो लड़की अपने आप मतलब उस चीज़ को हैंडल करे। जी। देखिए, इस यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां बहुत सारी ऐसी हैं कि जो अपनी आवाज़ को उठाना जानती हैं। जी। बस उनको, मैंने जो कहा कि सो कॉल्ड लीडर्स के जो अपने आप को ज़्यादा उसमें मानते हैं, तो वो उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, जी। क्योंकि वो उनकी एक अलग राजनीति है, उनकी सोच है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, जी। इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। तो लार्जली सेफ लगता है आपको कि पॉलिटिक्स वुमेन के लिए सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो लड़कियों को मतलब राजनीति में कोई सिक्योरिटी की दिक्कत है या कुछ हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी आप देख रहे हैं 2018 में जब लड़की जीती थी तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी। जी। पर ये एक सिक्योरिटी से नॉर्मल जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बढ़ रहा है। ईव टीजिंग के मामलों की बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं। दो दिन पहले भी मेरे ख्याल धरने से रिलेटेड भी कुछ ऐसा आया। तो वो किस कारण से होगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं, या देखिए बाहर से ही आ जाते हैं वो? देखिए, सबसे बड़ा जब मेरे टेन्योर में भी ये मैंने बात देखी कि जो आउटसाइडर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी में। कि पहले मतलब गेटों पे भी रोकना, लेकिन मतलब आउटसाइडर्स को रोकना चाहिए। जी। जो हमारा मानना है कि इट्स यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो कभी भी गलत बिहेवियर नहीं करेंगे, क्योंकि उस स्टूडेंट को पता है कि उसे यहीं रहना है, उसके साथ ही पढ़ना है, तो उसको पता है कि किसके साथ क्या बिहेव करना है। जी। लेकिन जो ईव टीजिंग के मामले आते हैं, जैसे मैं लास्ट ईयर जब मेरे टेन्योर में 2 से 3 केस आए तो मेरे पास लड़कियों ने फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं उसी टाइम वहाँ पे पहुँचा और जो जिनको पकड़ा गया वो आउटसाइडर्स थे। जी, तो ये आउटसाइडर आगे यहाँ का माहौल उसमें है कि अदरवाइज जो ईव टीजिंग में है वो आउटसाइडर्स ज़्यादा हैं। अदरवाइज यहाँ का जो स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं है। लार्जली जो लोगों को प्रॉब्लम रहती है बीजेपी आरएसएस से, कि सेफ्रनाइजेशन की वेव चल रही है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस दे रहा है। पर अभी जैसे जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हमने देखा होगा कि पंथ के नारे एक रिलीजन से आए, फ्लैग्स भी देखे गए, और एक तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही नज़र आ रही है। तो वो आपको लगता है कि एक रिलीजन के बारे में हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये नहीं हो जाए, पर दूसरा रिलीजन क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ सकता है? देखिए, इस भारत देश में मतलब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हमें एक इन चीज़ों पे बांटा गया है भाई, ये आप इस धर्म से हैं, आप इस जाति से हैं। जी। लेकिन मेरे दिमाग में और मेरी नज़र में सबसे बड़ी
जो जाती है वो इंसानियत की जाती है, कि इंसानियत आदमी के अंदर है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जैसे आप यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कि तो वो अलग-अलग विचारधारा के लोग हैं, तो उनके अलग विचार हैं, वो अलग बात रखते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे अभी लास्ट उस दिन आप कह रहे हैं कि जो किसी एक धर्म के विशेष के बारे में बात की गई, वो अलग-अलग विचारधारा के लोग यहाँ आए स्टेज पे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। लेकिन जो मेनली जो बात चल रही है इस यूनिवर्सिटी में वो सीनेट सिंडिकेट को लेकर के चल रही है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उनको अपनी राजनीति यहाँ चमकाने आना था, उनको बाहर से बहुत सारे लीडर भी आए, एमएलए भी आए। उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बस अपनी यहाँ पे प्रेजेंस चाहते हैं। जी, तो आप अभी इस मोर्चे का हिस्सा हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए सीनेट और सिंडिकेट को लेकर के हैं, लेकिन जो वहाँ पर गलत अगर कोई बयान देगा तो हम उसके साथ तो नहीं हैं। जी। जी। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक और आप देखेंगे कि बयान आ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स रोके जाएँगे। अब जी। सारी लड़ाई ही एजुकेशन को अच्छा करने की है। तो ऐसे स्टेप्स क्यों स्टूडेंट्स के द्वारा जिसमें और स्टूडेंट्स को इनकन्वीनिएंट हो? मसलन एग्ज़ाम, जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ी कि एग्ज़ाम्स नहीं होने देंगे हम अगर डेट नहीं अनाउंस होती, और आपने कल देखा होगा कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आप रिज़्यूम करो अपनी पढ़ाई, जो भी होगा हम 16 दिसंबर से पहले-पहले डिसाइड कर लेंगे। तो ऐसे में ये स्टेप्स सही रहते हैं? देखिए, जो मैं वही कह रहा हूँ कि अलग-अलग विचारधारा हैं, अलग-अलग राजनीति वाले लोग हैं, तो उनकी एक विचारधारा अलग है। लेकिन जब अगर देखिए राजनीति या फिर कोई भी आप काम चाहते हैं कि भई मैं मेरी ये कोई डिमांड है कि भई मेरी प्रशासन से डिमांड है, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड है, जी। अगर जब वो नहीं सुनती है, तो जब भी हमें ये कदम उठाने पड़ते हैं। चाहे वो किसी को भी कि एग्ज़ाम रोके जाएँ ताकि वो अवेयरनेस हो, कि अवेयर हों कि हाँ, वहाँ पे कुछ चल रहा है कि उस चीज़ के साथ वो उसका नुकसान हो सकता है। जी। लेकिन देखिए एग्ज़ाम रोकना एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम रोकने के साथ-साथ उस बच्चे का नुकसान होगा जो एग्ज़ाम नहीं देगा। और प्रशासन को उसके साथ मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन को भी कोऑपरेट करना चाहिए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के को भी जल्दी से जल्दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जल्दी से जल्दी उस डेट को अनाउंस कर देना चाहिए ताकि बच्चों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। जी। जी। चलिए, अब आपकी एक पर्सनल साइड को भी हम जानना चाहेंगे। आप हरियाणा से हैं। जी। आपकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, इन पर्टिकुलर खाने में आपको क्या पसंद है? देखिए ये सबसे मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भई मैं मतलब देसी खाना मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है कि मैं घर का खाना चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी हाँ, अच्छा। हाँ जी, बस मैं मतलब सिंपल खाने में भरोसा रखता हूँ। हाँ, मैं बाहर के खाने में तो मतलब बहुत कम भरोसा रखता हूँ, लेकिन घर का खाना हो तो तो उसमें कैसा भी। कुछ पर्टिकुलर जो आपको बहुत पसंद हो? देखिए हरियाणा से आते हैं तो बेसिकली हरियाणा में चूरमा बड़ा मशहूर है, जी। तो वो सबसे मेरा बेस्ट डिश है एक। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद वो सब खाना मिस कर, पंजाब का कुछ पसंद आया है? आप काफ़ी टाइम से यहाँ मैं रह वही रहे कह रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा का तो हमारा खाना और कल्चर जो हैं? सेम है, मिलता है। जी। बिल्कुल मिलता-जुलता है। तो वहाँ भी चूरमा बहुत लोग खाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि भई पंजाब हमारे से अलग है, हुँ। तो और हरियाणा उनसे अलग है। तो वहाँ का तो मेरे को एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पंजाब में मैं काफ़ी टाइम रहा भी हूँ, तो वहाँ का तो मेरे को बहुत मतलब ऐसी कोई मतलब डिफरेंस नहीं लगता मेरे को पंजाब और हरियाणा में। जी। और फ़ोक सॉन्ग्स या म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपका किस पर्टिकुलर जॉनर की तरफ इंक्लिनेशन है? वो मेरा मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, मूड चिल है तो हम हरियाणवी भी सुन लेते हैं अच्छा। और मैं पंजाबी भी मैं सुनता हूँ। हाँ, मतलब हिंदी भी पुराने भी सॉन्ग्स में कभी-कभार जैसे मेरे फादर जब सुनाते थे मेरे को, हुँ। तो अभी भी मैं वो सॉन्ग सुन लेता हूँ। कोई फ़ेवरेट सॉन्ग है आपका? नहीं, कोई फ़ेवरेट ऐसा लाइक मतलब नहीं है कि हाँ, एक यही सुनना है, नहीं, लेकिन मेरे को ट्यूनिंग के अनुसार, मूड के अनुसार सारी चीज़ें पसंद। आजकल कोई आप गुनगुनाते हो? उम, नहीं ऐसा कोई याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि मेरे को सुने हुए। अच्छा, आप रेगुलर बेसिस पे आप, नहीं, नहीं, नहीं। ओके। रेगुलर बेसिस पे मैं गाने नहीं सुनता, लेकिन हाँ, कि कभी-कभार जब बैठे होते हैं या फिर आ जाता है तो तो कभी-कभार। आपकी हॉबीज़ क्या हैं फिर, जिससे आप अपना इतना सारा स्ट्रेस जो आपके सर पे आता है बार-बार कंट्रोवर्सीज़ में आके, जिससे आप। देखिए मतलब हॉबीज़ तो ये है कि स्पोर्ट्स में मैं जैसे पहले कबड्डी खेलता था, जी। तो फिर बीच में मतलब ये पीएचडी में आने के बाद वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से दूर हो गई हुँ, और फिर अब तो हॉबीज़ कुछ नहीं, हॉबीज़ तो सिर्फ़ काम है हुँ। और अपना खाना-पीना बस यही रहता है। और आज से 10 साल बाद अनुराग अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए वही किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है कि भई अगर 10 साल के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उस 10 साल के बाद हम मतलब अगर किस्मत और जो हमारी लाइन है वो लेके जाएगी तो
पॉलिटिक्स में जाएंगे। हम्म। तो वो पॉलिटिक्स में किस बेसिस पे, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि वो उस टाइम पे डिपेंड करेंगे हमारी की कंडीशंस हाँ, क्या हैं। कंडीशंस मान ली, पर एक विजन तो होता है। देखिए, जब मैं पढ़ना शुरू करूँ, मैं सोचूंगी मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि एमएलए बन जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा, या कुछ तो विजन आपने रखी होगी। देखिए मैं पहले भी एक बात कही है कि भाई बहुत सारे ऐसे बड़े नेता रहे हैं, उनको आगे तक नहीं पता कि उनको टिकट नहीं सीट मिली। मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज तो ये बात नहीं कह सकता कि हाँ मेरे को सीट मिलेगी ही मिलेगी। हाँ हाँ, अगर कभी मौका मिला हम्म। तो जरूर। तो राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने की आपकी एस्पिरेशन बिल्कुल पूरी बिल्कुल पूरी है। बिल्कुल। जी। एक आप जब अब बने, तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी जो आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत रिलेटेड थी, और ये भी कहा गया कि काफी लड़कियों का दिल टूटा उससे। तो आपकी जो शादी को लेके, और एक बहुत बड़े पेज, मतलब इसकी फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, वो रोज डाल रहे थे कि आपकी शादी हो चुकी है, आपने ये बात छुपाई। हालांकि ये रेलेवेंट नहीं थी, स्टूडेंट लीडर की शादी हो चाहे ना हो, वो रेलेवेंट नहीं थी। हम्म। पर ये जो राज है, वो मुझे लगता है अभी तक उसमें पर्दा ही है कि अनुराग। नहीं देखिए, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। जी। ना कोई ऐसी उस टाइम पे बात चली थी, ना कुछ ऐसा था। वो मैं वही कहता हूँ कि मेरे को नहीं पता ये दिमाग उन्होंने कहाँ से लगाया पेज वालों ने हम्म। कि भाई ये ऐसा कुछ डाला उन्होंने कि भाई इसकी शादी हो रखी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी शादी हो रखी है। वो जी। पता नहीं उन्होंने ऐसे ही डाल दिया कि वो चाहे मेरे को इमेज क्या करना चाह रहे थे, डाउन करना चाह रहे थे। लेकिन हम्म। ये एक मैं कहूँ तो एक पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, तो उसको चाहे वो पेज वाले हैं या कोई भी, बिल्कुल नहीं तो करना आपके चाहिए। माध्यम से मेरे उनको भी सचेत है कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं नहीं। कमेंट ना करें या किसी पर्सनल लाइफ पे उसको ना डालें। जी। अ, चलिए, शादी नहीं हुई है, ये बात हम ऑन रिकॉर्ड ले लेते हैं। जी। पर आपकी ड्रीम गर्ल कैसी है? आपने, अब ये मत है कि मैंने ये सोचा नहीं है, सर्कमस्टांसेस से होगा, एक विजन तो इंसान बनाता ही है। जी। तो किस तरह के साथी आपने अपने लिए सोचा है कि मेरी लाइफ में हो, या ऑलरेडी हो और या आए, या जैसा भी जी। आपको सही लगता है? वो मेरा घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। वो मेरा घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी हम्म। मतलब उन्हीं की चलेगी, वो वही करेंगे जो करना है। आपकी कुछ प्रेफरेंसेस नहीं है नहीं, कि ऐसा ऐसा होना कोई मतलब चाहिए? प्रेफरेंस नहीं है कि भाई हाँ बस ठीक हो, साथ देने वाला हो, वो बहुत है। अच्छा। और घर वालों ने जो देखना है वो देख लेंगे उसको। तो आप मम्मी की चॉइस से, जैसे ममाज बॉय रहते हैं, हाँ उस जी। हिसाब से ही आप? जी बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग से ही उनकी सुनता आया हूँ, उनसे मतलब पूछे बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। हम्म। तो वही देखेंगे इस चीज़ को चलो, तो। इससे हमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एक लव लाइफ जो है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट यूथ का फेज रहती है इस समय ज़्यादातर लोगों को। तो आप प्यार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और आप देखेंगे आजकल जो है वो रिलेशनशिप्स बहुत ही डिसमेंटल्ड से हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, और रिजल्ट्स भी उनके अच्छे नहीं हैं। तो आपकी नज़र में आइडियली लव क्या है? देखिए आइडली तो लव तो यही है कि भाई दो लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के बारे में जानें, अंडरस्टैंड करें, कोई इन फ्यूचर कोई मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर तकलीफ आती है तो उस चीज़ को साथ मिल के वो करें, मतलब हैंडल करें। जी। लेकिन ये है कि आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं कि भाई मतलब दिल दहलाने वाली है कि कोई लव मैरिज करके फिर आगे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम्म। तो लेकिन उसके अलावा घर वालों को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी, जो आज की यूथ है, जनरेशन है, उसको भी समझना चाहिए। हम्म। जी। जी। अब जो नेशनल मुद्दे हैं एक दो, उन पे टेररिज्म देखिए अब फिर से रिसर्फेस कर रहा है। कश्मीर में जो हुआ, रिसेंटली दिल्ली में जो हुआ, आपको क्या लगता है कि जो आप एक पार्टी विशेष का नाम ना लेते हुए, कि हमारे इंडिया में किस तरह की दिक्कत रहती है जिसके कारण हम, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे कॉमन जो लोग हैं, बार बार इन सब चीज़ों से डील करते रहते हैं? देखिए ये मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे ऐसी घटनाएं होना। हम्म। और उसमें जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी। सरकार को स्ट्रिक्ट जो फैसले हैं वो लेने चाहिए, हम्म। और उनको समझाना चाहिए कि भाई जहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं उनको रोकना चाहिए, हम्म। और पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए उन पे कि भाई जहाँ से भी ये चीज़ें हैं उनको पूर्ण बिल्कुल फुल स्टॉप होना चाहिए कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा, या कोई एंट्री कोई यहाँ से नहीं आएगी। तो उनको चाहे कितने भी फोर्स का यूज इस्तेमाल करना पड़े, तो सरकारों को फैसले जो लेने होंगे वो बहुत ज़रूरी हैं। एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया हमारा रहा है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जी। यानी कि बातचीत करने की तमीज़, लोगों को आप किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, नेगेटिव बातें ना करना। तो अनुराग, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन वर्क कर सकती है? देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल बातचीत से मतलब सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि भाई कुछ जो होते हैं कि भाई कुछ दो चार
ऐसे ऐसे आदमी होते हैं कि जो उस चीज़ को वायलेंट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी धरना चल रहा है, कोई प्रदर्शन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उस चीज़ को हम नॉन वायलेंट कर सकते हैं। जी। वो चीज़ें बातचीत से भी हो सकती हैं। वायलेंटली जब होती है कि जब आप ये या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर कोई भी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। जी। अनुराग, आपको जितना हमने ऑब्जर्व किया है, हमारी टीम ने भी देखा है कि आप लार्जली नॉन वायलेंट रहे हैं। आपकी बातचीत में भी शालीनता बार-बार हमें दिखी है और आपके व्यक्तित्व को भी जितना हम लोग इस इंटरव्यू के थ्रू जान पाए हैं और जितना हमने आपको एज स्टूडेंट्स देखा है, उसमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी हमें नज़र आई है। ऑफ कोर्स एक पूरा प्रोपेगेंडा होता है और पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है कि जिसमें आप पे लांछन लगते ही लगते हैं और उनको डिफेंड करना हर नेता का फ़र्ज़ भी है, बिल्कुल, क्योंकि आप आंसरेबल हैं सबको जिन्होंने आपके लिए वोट किया है। बिल्कुल। तो गांधी मीटर पे हम आपको पूरी तरह से नॉन वायलेंट डिक्लेयर करते हुए एक आइडियल नेता, यूथ लीडर जो है वो मानते हैं और आपके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं थैंक और यू। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी ये इमेज है, जो आपका ऑरा है और जो आपकी ये शालीनता है, वो आगे जब आप राजनीति में, प्रदेश में या देश में जाते रहेंगे, वो वैसी ही हमें देखने को मिलेगी जब हम आपसे आगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।